शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। जैसा कि हमने कोई कोर्स शुरू किया है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का, उसमें हमने पहला सब्जेक्ट जो शुरू किया है वो यूपी जीके है। तो उसमें अभी हमने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और भौगोलिक परिदृश्य में भाग 1 भाग 2 करके एक वीडियो, और उसके बाद यूपी की मृदा उत्तर प्रदेश की मिट्टी करके तीसरा वीडियो आपको दिया है। तो उसी के क्रम में आज हम आपको उत्तर प्रदेश की जलवायु के विषय में पढ़ाएंगे, जो हमारी होने वाली जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम इसको पहले अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में एमसीक्यू भी करेंगे, लेकिन पहले कंप्लीट थ्योरी को किया जाएगा उसके बाद। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब इसमें हम देखते हैं जलवायु का भौगोलिक आधार और अक्षांशीय स्थिति। उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो उसकी जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। जो उत्तर प्रदेश का कर्क रेखा का प्रभाव जैसा कि इसमें है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण दिशा में के आसपास से ही तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन यूपी का दक्षिणी भाग सोनभद्र बुंदेलखंड कर्क रेखा के अत्यंत निकट, जिससे यहाँ का तापमान अधिक रहता है। तो कर्क रेखा के अत्यंत निकट होने के कारण जो हमारा दक्षिणी भाग है यूपी का, जैसे सोनभद्र बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां पर गर्मी अधिक होती है। और इसी से हम देखते हैं, इसी कारण यूपी की जलवायु का जो मौसम रहता है यूपी का वो गर्म मौसम रहता है। जलवायु की प्रकृति, जो उत्तर प्रदेश का जलवायु की प्रकृति में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय स्थिति, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य है की स्थिति के कारण प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इस स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। चूंकि जो हमारा दक्षिणी छोर है ये गर्म इसलिए है क्योंकि यह कर्क रेखा के अत्यंत समीप की स्थिति है। अब ये हमारी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हो गई, किस संबंध में? अक्षांशीय विस्तार के संबंध में। उसके बाद हम देखते हैं भारत का मानसूनी तंत्र में यूपी को क्यों वर्षा कहां से मिलती है। तो यूपी को जो वर्षा मिलती है वो भारत के संबंध में कहां से मिलती है? यूपी को वर्षा का अधिकतम भाग जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो हमारी कहां से उठता है ये मानसून? बंगाल की खाड़ी से 80 से 90% के आसपास, 85 से 80-90% के आसपास ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून है उससे मिलता है। उसके बाद अरब जो दूसरा कौन सा है? अरब सागर से उठने वाला जो मानसून है वो है। और तीसरे नंबर पर जो हम देखते हैं ठंडियों के सर्दियों के मौसम में कभी कभार बारिश हो जाती है, वो किससे है? वो पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। अब देखते हैं इसमें क्या दिखेंगे, यही बताया आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत की 85 से 90% वर्षा का मुख्य स्रोत 1 जून से केरल तट से प्रवेश करता है। ये कौन सा है? ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है। उसके बाद ये मानसून जिसमें कौन सी है? इसमें 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून में देखते हैं हम 2 शाखाएं, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। यूपी का मुख्य स्रोत, जैसा कि हमने आपको बताया है भाई, यूपी के संबंध में मैंने बताया है उत्तर प्रदेश का मुख्यतः बंगाल की खाड़ी द्वारा वर्षा होती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर यह मानसून चलता है। यह मानसून कैसे चलता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसकी मुख्य शाखा कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। जैसा कि हम आपको इस मैप में दिखाने का प्रयास करते हैं, 1 मिनट।
ये यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इससे ये मानसून यहाँ प्रवेश करता है और ये यूपी में पूर्व से पश्चिम की ओर मानसून ऐसे बढ़ता है। और दूसरी शाखा हमने बताई ये अरब सागर की शाखा है, जिससे से यहाँ से ये मानसून पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ता है। तो ये हमारी दो शाखाएं हो गई, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। और तीसरा कौन सा है जो सर्दियों में बारिश होती है, वो कौन सा है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला, नमी का क्षरण, पूर्व से पश्चिम की ओर मानसूनी यात्रा। जैसे हमने बताया कि जो यूपी में मानसून आता है अरब सागर की शाखा से, वो मानसून पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी की ओर बढ़ता है और ये जो इसमें हवाएं होती हैं वो अपने साथ नमी लेकर के आती हैं और उसके बाद यहाँ वर्षा कराती हैं, जिससे पूर्वी यूपी में नमी अधिक होती है, जिससे यहाँ 100 से 120 सेंटीमीटर के आसपास, उसके बाद मध्य यूपी में 80 से 100 सेंटीमीटर और पश्चिमी यूपी में 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। क्योंकि ये जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती है वैसे वैसे इसमें नमी कम होती जाती है और इस वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये आप देखते हैं इसका कारण, और ये कैसे चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम की ओर जाने पर इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जिससे आप अभी आगे देखेंगे कि पूर्व में वर्षा ज्यादा होती है और इसी के लिए रिकॉर्ड की गई वर्षा 160 से 170 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है पश्चिमी यूपी में, जिसमें आपको आगरा और मथुरा साइड है। अब इसमें हम आगे देखते हैं जलवायु के दो छोर, गोरखपुर बनाम मथुरा। गोरखपुर बनाम मथुरा का अर्थ यह है कि सबसे ज्यादा वर्षा, जहां मैक्सिमम वर्षा गोरखपुर के क्षेत्र में होती है और मिनिमम कहां होती है? मिनिमम होती है मथुरा के क्षेत्र में। तो क्योंकि ये जब मानसून बढ़ता है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आर्द्रता इसकी जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जिससे यहाँ जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है वहां वर्षा पूर्व की तुलना में बहुत कम होती है। अब इसे देखते हैं इसको डिटेल से। गोरखपुर का जो तराई क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? ये गोरखपुर का तराई क्षेत्र है, दूसरा मथुरा का अर्ध शुष्क क्षेत्र है। दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। वर्षा की मात्रा, सर्वाधिक वर्षा 184 से 187 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। वहीं हम इसकी तुलना अगर करेंगे तो देखेंगे वर्षा की मात्रा सबसे कम वर्षा 50 सेंटीमीटर लगभग कहां होती है? मथुरा के क्षेत्र में। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कारण, मानसून का प्रारंभिक प्रवेश बिंदु हिमालय की तलहटी तराई से प्रवेश करता है। जो इसका रीजन क्या है कि जो मानसून प्रवेश करता है वो पूर्व की ओर से प्रवेश करता है तराई एरिया में और उसमें नमी अधिक होती है, तो वर्षा इस क्षेत्र में मैक्सिमम होती है। और दूसरा इधर कारण, पश्चिमी छोर पर स्थित मानसूनी हवाएं यहां पहुंचते पहुंचते नमी खो देती हैं। और ये देखेंगे इसका और कारण भी है कि राजस्थान का जो रेतीला है उसी के प्रभाव से, वो मरुस्थल के प्रभाव से हम देखते हैं कि यहाँ और वर्षा की मात्रा, नमी बहुत कम हो जाती है और वर्षा की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे गोरखपुर का तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अपिसूक्ष्म कम हो रहता है। जो यहाँ देखते हैं कि वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ का तापमान कम रहता है और यहाँ का अत्यधिक गर्म, आगरा और झांसी के साथ साथ सबसे गर्म जिलों में से एक है। क्योंकि वर्षा कम होती है तो इस एरिया में गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो हमने जैसा कि आपको बताया, हम जलवायु पढ़ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि जलवायु का जो छोर है, दो छोर हैं, उसमें पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी। पूर्वी यूपी में हम देख रहे हैं कि वर्षा का प्रभाव कैसे होता है, कितनी वर्षा होती है उसकी तुलना में पश्चिमी यूपी। तो हमने इसमें देखा सबसे मैक्सिमम वर्षा
गोरखपुर में सबसे मिनिमम वर्षा, मथुरा में चूंकि ये तराई क्षेत्र वो अर्ध शुष्क क्षेत्र, और इधर से वर्षा का मानसून चलता है, धीरे धीरे जाता है और अपनी नमी खोता जाता है और वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, उत्तर प्रदेश की ऋतुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में ऋतुएं जो हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। कौन कौन सी 3 ऋतुएं हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अवधि कौन कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु जो है, गर्मी का जो मौसम है वो मार्च से जून तक का है। कौन सा है? मार्च से जून तक का। उसके बाद वर्षा अंतिम जून से शुरू होकर के सितंबर तक। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक जो हमारी होती है वो शीत ऋतु होती है। सर्दी का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक। चरम महीना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे गर्म महीना कौन सा होता है यूपी का। यूपी में सबसे गर्म महीना होता है जून का महीना, सबसे गर्म। जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और सबसे अधिक ठंड का जो मौसम है वो कौन सा है? जनवरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये कई बार पूछा गया है कि सबसे जो है चरम महीना किसका होता है, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा होता है। सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? जून में सबसे ज्यादा गर्मी, बरसात में सबसे ज्यादा वर्षा जुलाई अगस्त में, और उसके बाद शीत ऋतु में सबसे ज्यादा ठंडा मौसम जनवरी में रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं मुख्य परिघटनाएं कौन कौन सी होती हैं ग्रीष्म ऋतु। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लू का प्रभाव चलता है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे कि लू क्या होती है, कैसे चलती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में लू का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है, जो कि आप अभी इस समय तो बहुत बेहतर तरीके से महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद अगला क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश। जो वर्षा ऋतु होती है, अभी हमने आगे पढ़ा कि मैक्सिमम वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, तो प्रवेश करता है ये बंगाल की खाड़ी से। अगला क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, हमने आपको पहले ही बताया है, वो कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। उसको हम, वो जो हमारी फसलें उस समय की होती हैं उसके लिए बहुत ही लाभकारी वर्षा होती है। इसको हम, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसको हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? महावट कहते हैं, चूंकि यह उस समय की फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अब उसके बाद देखते हैं औसत तापमान। औसत तापमान पश्चिमी भाग में, जो हमारा यूपी का पश्चिमी भाग है, वो औसतन अधिक गर्म रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पश्चिमी भाग का औसत तापमान रहता है। वर्षा ऋतु तापमान में गिरावट और आर्द्रता में वृद्धि। जब वर्षा अधिक होती है तो तापमान में गिरावट होती है और जो वायु में नमी की मात्रा है वो बढ़ती है, यानी आर्द्रता में वृद्धि होती है। उसके बाद शीत ऋतु में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान मैदानी भागों में रहता है और 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पठारी भागों में रहता है। 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान मैदानी भागों में और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पठारी भागों में रहता है। तो हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश की ऋतुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण, जिसमें हमने देखा कि 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। उसमें अवधि, उसके बाद चरम महीना, मुख्य परिघटना, औसत तापमान, इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो आपके एग्जाम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं क्या है। जैसे हम लू के बारे में हमने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में हम लू के बारे में देखते हैं। यह एक मुख्य परिघटना है ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। ग्रीष्म ऋतु प्रमुख परिघटना लू। लू जो इस समय हम देखते हैं गर्मियों के मौसम में चलती है, ये किस दिशा से चलती है हम इसको देखते हैं। पश्चिम दिशा से आने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क पवनें। पश्चिम दिशा से आप खुद भी महसूस करेंगे कि ये लू किस दिशा से चलती है। तो ये पश्चिम दिशा से चलती है, अत्यंत गर्म और शुष्क होती है। शुष्क का मतलब है वायु में नमी की मात्रा ना के बराबर होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, शुष्क पवनें कहते हैं। इन्हें
स्थानीय भाषा में पछुआ पौने कहा जाता है। इसी लू को जो हम अपने गांव की देहाती भाषा में क्या कहते हैं, पछुआ पौने कहते हैं। प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी यूपी का मथुरा, आगरा, झांसी, इटावा सर्वाधिक प्रभावित। वैसे तो यूपी का हर कोना लगभग तराई क्षेत्रों को कम छोड़ करके देखेंगे लू से हर कोना प्रभावित है, लेकिन मैक्सिमम लू का प्रभाव जो दिखता है वो पश्चिमी यूपी में दिखता है, जिसमें कौन कौन से जिले हैं, मथुरा, आगरा, झांसी, इटावा, ये सर्वाधिक प्रभावित हैं लू से। लू से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं कौन कौन से, मथुरा, आगरा, झांसी, इटावा सर्वाधिक प्रभावित हैं। वैज्ञानिक प्रभाव इसका क्या है, लू चलने पर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता में 10% से भी कम हो जाती है। जब लू चलती है तो हम देखते हैं कि वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है वो 10% से भी कम हो जाती है। इसमें वही तो हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें नमी की मात्रा लगभग ना के बराबर हो जाती है। सबसे ठंडे जिले बरेली, पीलीभीत जो है वो सबसे ठंडे जिले हैं। सबसे ठंडे जिले कौन कौन से हैं, बरेली और पीलीभीत। तो चूंकि क्यों ऐसा है, तराई क्षेत्र में होने के कारण गर्मियों से राहत मिलती है। सबसे ठंडे जिले बरेली, पीलीभीत हैं जो तराई क्षेत्र में होने के कारण गर्मियों से राहत रहती है। इसमें हमने जैसे लू का यही इसी जो हमने बताया कि पश्चिमी जो बेल्ट है यूपी का, इसमें इस लू का सर्वाधिक प्रभाव होता है। चूंकि ये जो प्रवेश करती है वो राजस्थान की जो अरावली श्रृंखला है इसी के आसपास ये से प्रवेश करती है, तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो पश्चिमी क्षेत्र होता है। अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया लू के बारे में। लू के बाद हम देखते हैं आगे इसमें क्या है, शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ। जैसा कि हमने आपको इसमें पहले बताया कि जो इस समय वर्षा ऋतु में हमारी वर्षा होती है वो 2 शाखाओं से होती है। इसके बारे में हमने आपको अच्छे से बताया कि ये कैसे होती है। लेकिन एक वर्षा ऐसी भी होती है जो ठंड के महीनों में होती है, और उसी वो वर्षा कहाँ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है ये वर्षा। इसमें हम देखते हैं उत्पत्ति भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उत्पन्न होती है। कहां से यह उत्पन्न होती है, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से ये उत्पन्न होती है यहां से, और नमी धारण करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए जलवाष्प ग्रहण करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर यह चलते हुए जलवाष्प ग्रहण करती है और उसके बाद जेट स्ट्रीम के रूप में ये चलती है। और अब हमारे भारत में सब यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रभाव शीत ऋतु में पश्चिमी यूपी और उत्तरी भारत में वर्षा कराती है। जो ये है पश्चिमी विक्षोभ से हमारी शीतकालीन वर्षा है, इसका पश्चिमी यूपी से होते हुए चूंकि ये भूमध्य सागर से उठते हुए आगे बढ़ती है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, और इसका सबसे अधिक ये प्रभाव इधर पश्चिम की तरफ पड़ता है और धीरे धीरे ये पूर्व की तरफ भी बढ़ती है और पश्चिमी यूपी और उत्तरी भारत में संपूर्ण ये वर्षा कराती है। ये शीतकालीन वर्षा होती है, जिसको हमने आपको पहले ही बताया था। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक मिनट इसको हमने क्या बताया था आपको, ये है मुख्य बुंद। इस शीतकालीन वर्षा को महावट कहा जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम महावट कहते हैं। जो रबी की फसल के लिए अमृत के समान है। इसको हम महावट क्यों कहते हैं, जो रबी की उस समय की फसलें हैं उनके लिए बहुत ही एक तरीके से हम देखते हैं अमृत के समान ये वर्षा होती है। इसलिए हम जो हमारी शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, इसको हम महावट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में यही है कि पहली बात, ये पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा जो होती है ये कब होती है, सर्द के मौसम में हमारा जो होता है। उसके बाद
ये भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उत्पन्न होती है। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से। चलती किससे है? पश्चिम से पूर्व की ओर, और उसके बाद ये पश्चिमी यूपी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद इस वर्षा को हम महावट, इस वर्षा को, यह वर्षा जो होती है वो ठंड के मौसम में होती है और रबी की फसलों के लिए ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको महावट कहते हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे देखते हैं स्थलाकृत बनाम तापमान, उत्तर से दक्षिण की ढाल। जो हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं, इसमें क्या है? उत्तरी भाग, भाबर तराई, वर्षा उच्च, तापमान कम, कारण हिमालय की तलहटी। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है इसके बारे में डिटेल में कि भाबर क्षेत्र कौन सा होता है, तराई क्षेत्र कौन सा होता है और इसमें क्या होती है, वर्षा इसमें अधिक होती है, क्या होता है? वर्षा उच्च, तापमान कम, और इसका कारण क्या है? हिमालय की तलहटी। इसके बारे में, भाबर और तराई के बारे में हमने डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमारा हो चुका है उसमें बताया है। मध्य भाग मैदानी दोआब, वर्षा मध्यम, तापमान मध्यम। जो गंगा यमुना का जो ये दोआब क्षेत्र है इसमें क्या है? इसमें वर्षा भी मध्यम होती है, उसके बाद तापमान भी मध्यम होता है। तीसरा क्या है? दक्षिणी भाग, पठारी बुंदेलखंड का क्षेत्र। जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसमें 7 जिले हैं, इस क्षेत्र में हम देखते हैं वर्षा सबसे कम, तापमान सर्वाधिक। पठारी क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ सबसे कम वर्षा और तापमान सबसे अधिक होता है। कारण चट्टानी धरातल, कर्क रेखा के अत्यंत निकटता। जैसा कि हमने जब इसको स्लाइड शुरू की थी तो तभी आपको बताया था कि कर्क रेखा के समीप होने के कारण यहाँ पर गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है और यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा रहता है और वर्षा भी सबसे कम होती है। ये क्या है? स्थलाकृति और तापमान, उत्तर से दक्षिण की ढाल। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में पहले बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। अब इसमें इसे बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उत्तरी भाग में वर्षा उच्च होती है, तापमान कम होता है, ये कारण हिमालय की तलहटी। मध्य भाग में वर्षा मध्यम, तापमान मध्यम। और उसके बाद दक्षिण भाग जो है, दक्षिण भाग पठार बुंदेलखंड का है, इसमें वर्षा भी कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। रीजन क्या है इसका? पहाड़ी और चट्टान के क्षेत्र के कारण। ये तो हो गया ये। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, विशेषक जलवायु का वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, थार्नवेस्ट के अनुसार क्या है? उपाद्र जलवायु, और कोपेन के अनुसार शुष्क शीत जलवायु। कोपेन के अनुसार शुष्क शीत जलवायु। बहुत अगर ज्यादा टफ पूछ सकता है तब ये पूछेगा, वरना ये तो बहुत कम चांसेस हैं कि किसी के स्टेटमेंट को पूछेगा। आप इसमें देख सकते हैं कि सामान्य क्या है? सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, थार्नवेस्ट के अनुसार उपाद्र जलवायु, कोपेन के अनुसार शुष्क शीत जलवायु। उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कितने हैं टोटल? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने? 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, और कहाँ पे गया ये? इसमें एक यहाँ मिक्स है 9। तो ये थोड़ा जो हमारा मैप है इधर उधर हो गया है। बाकी ये हम मैप से देखेंगे तो इसमें 9 कृषि जलवायु टोटल, ये यहाँ पे है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं टोटल। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 7 8 और 9। अब इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। पहले इसके बारे में ये देखेंगे, जलवायु, वर्षा और तापमान और मृदा के आधार पर यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। वर्षा, तापमान और मृदा के प्रभाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र का मतलब है कि उस क्षेत्र में ये हर अपने क्षेत्र में 9 क्षेत्र थोड़ा थोड़ा हर
की विशिष्टता अलग है और इसके प्रभाव भी अलग है। वहाँ की मिट्टी में कुछ अलग है, वहाँ के मौसम में कुछ अलग प्रभाव है, वहाँ की वर्षा में कुछ अलग प्रभाव है। जो क्षेत्र लगभग सेम है, वहाँ की प्रभाव सेम है, उसको एक क्षेत्र में रखा गया है। इसी प्रकार अलग अलग करके 9 कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए गए हैं, में बांटा गया है। और पूरे भारत में कितने क्षेत्र हैं? 15 क्षेत्र। यूपी में कितने हैं? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र एक दृष्टि में पहला कौन सा है? भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र के बारे में हमने आपको कल ही बताया है, जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें, कि जहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर निकलती हैं, और वो ककरीला पथरीला जो क्षेत्र है वो भाबर है। उसके दक्षिण की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। ये कौन सा है? सहारनपुर, पीलीभीत, बहराइच का जो क्षेत्र है ये कौन सा है? भाबर एवं तराई क्षेत्र। पश्चिमी का मैदान जो है वहाँ कौन सा है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। पश्चिमी मैदान मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। मध्य पश्चिम मैदान इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज। दूसरा है पश्चिम मैदान मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। मध्य पश्चिम मैदान इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज। ये हो गया हमारा मध्य पश्चिमी मैदान। अब तीसरा देखेंगे दक्षिण पश्चिमी समशुष्क। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क, जैसे आपके हमने अभी पिछले उसमें बताया है कि ये शुष्क क्षेत्र है। इसमें कौन कौन सा है? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद। ये दक्षिण पश्चिमी मध्य शुष्क क्षेत्र है। आगरा है, मथुरा है, फिरोजाबाद है। मध्य मैदान कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली। जो मध्य मैदान है वो कौन कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली। और उसके बाद ये हमारा कौन सा हो गया? मध्य मैदान पांचवा हो गया। उसके बाद छठवें में देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, जालौन। बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा है? झांसी, ललितपुर और जालौन क्षेत्र। जालौन का ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र। उसके बाद ये हो गया छठवां। सातवां कौन सा है? उत्तर पूर्वी मैदान, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज। उत्तर पूर्वी मैदान है जिसमें कौन कौन से हैं? गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज। उसके बाद हम पूर्वी मैदान देखते हैं, आजमगढ़, बलिया, बस्ती। पूर्वी मैदान कौन कौन से है? पूर्वी मैदान में कौन कौन से हैं? आजमगढ़, बलिया और बस्ती। ये हमारा है पूर्वी मैदान। ये क्षेत्र कौन सा है? ये हो गया आठवां। नौवें में हम देखते हैं विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से होती हैं? जो विंध्याचल पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र। मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट। कौन कौन सा क्षेत्र है? विंध्याचल का ये जो आसपास का एरिया है यही है मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट। विंध्य क्षेत्र कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र और चित्रकूट। तो हमने आपको डिटेल में इसको बताया है। उसके बाद हम इसके बाद भी देख लेते हैं, एक स्लाइड और है रिवीजन की दृष्टि से। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? आगरा, मथुरा, झांसी। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? आगरा, मथुरा, झांसी। सबसे ठंडा जिला ग्रीष्म में बरेली और पीलीभीत। जो बरेली और पीलीभीत है ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? सर्द में बरेली और पीलीभीत जिला सबसे ठंडा जिला है ग्रीष्म ऋतु में, सर्दियों के मौसम। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, 184 सेंटीमीटर, 184 से 187 सेंटीमीटर के आसपास। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा, जो 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। उसके बाद प्रादेशिक वर्षा का औसत कितना है? 112 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी। सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। और सबसे ठंडा महीना जनवरी। मानसून का प्रवेश यूपी में कब होता है? वो पूर्वी यूपी में होता है 21 से 22 जून के आसपास जो मानसून है वो यूपी में प्रवेश करता है। और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक बंगाल खाड़ी और एक अरब सागर की शाखा। कृषि जलवायु क्षेत्र हमने आप पढ़ा है अभी ऊपर ही। यूपी में कितने हैं? 9 और पूरे भारत में कितने हैं? 15। तो ये हमारी हुई जो हमने आपको जलवायु के बारे में बताया है। अब आप इस जलवायु के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारे प्रीवियस लेक्चर बीते हुए हैं उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, और तभी आपको आगे आने वाली चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसे बीच से उसको
समझ में तो आएगा, लेकिन उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितने आपको समझ में आना चाहिए। तो आप पहले जो वीडियो पढ़े हुए हैं उसको अच्छे से देखिए और उसको पढ़िए, और आने वाले समय में आपको अदर सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे इसको कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद PYQ भी आपको कराया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।